आदरणीय दीदी जी, प्रतिकुलपति जी, विश्वविद्यालय की कुलसचिव महोदया और इस रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करने वाले सभी अध्यापक बंधु और शोधार्थी बंधु जो पतंजलि विश्वविद्यालय से भी हैं और आसपास की अन्य संस्थाओं से भी यहाँ आए हुए हैं। जो विषय मेरा है एकेडमिक एथिक्स, और इस विषय की महत्ता इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक अध्यापक के रूप में हमारा रोल बहुत बदलता जा रहा है। जब हम में से अधिकांश लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, पिताजी हैं, दीदी हैं या और भी ऐसे वरिष्ठ लोग जो कुलसचिव महोदय हैं, जब वो लोग पढ़ते थे तो उस समय जो अध्यापक होता था वो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करता था। जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया वही हमको सबसे पहली बार पता लगता था। अब जितना टीचर को ज्ञान है लगभग उसका 50% बच्चे को भी पहले से पता है। टीचर भी गूगल में जाकर वहीं से चीज़ें सर्च करता है जहां से बच्चा सर्च करके ला रहा है। तो हमारा रोल अब फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहा है, हमारा रोल जो है वो फैसिलिटेटर का ज़्यादा हो गया है। हम किस प्रकार से एजुकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, और इसलिए एथिक्स की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक मैं अपने बदलते हुए रोल को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि मैं अगर जिस जगह से लेकर आ रहा हूं बच्चा भी अगर उसी जगह से जान रहा है तो वो मेरी क्लास में रुचि नहीं लेगा। वो सोचेगा कि ये सब तो मुझे भी आता है। मैं आईआईटी से आता हूं और हमारे पास जिस तरीके का बच्चा पढ़ने आता है वो लगभग अगर वो एक भी दिन क्लास में ना आए और केवल वार्षिक परीक्षा में आए तो भी वो लगभग 60% 75% के बीच में नंबर लेकर आ जाएगा। तो अब ऐसे बच्चों को पढ़ाना, यहाँ पर हमारा एक एथिकल रोल आएगा। फिर दूसरा रोल जो एक टीचर का बहुत सबको जरूरी है, हम मूल रूप से अध्यापक हैं लेकिन हम सबको प्रमोशंस भी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है जिसके लिए हम ये रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो मुझको प्रोफेसर बनना है, और यदि मैं प्रोफेसर हूं तो मुझे एचईजी लेना है। और इन सब के लिए जो मेरा मूल्यांकन होता है वो मेरे रिसर्च पब्लिकेशंस के आधार पर होता है। तो वैसे तो मैं अध्यापक हूं लेकिन जो मेरा सारा मूल्यांकन होगा वो मेरे रिसर्च आउटपुट के आधार पर होगा। तो हम लोग क्या है कि इस आपाधापी में भी लग गए कि कैसे मेरे रिसर्च पब्लिकेशंस ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएं। और हम सब जानते हैं बिल गेट्स जैसे लोगों ने हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बना दिया और उसमें हमको ये कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स करना सिखा दिया और उससे हम कट पेस्ट करना सीख गए। तो उसकी वजह से एथिक्स की आवश्यकता और अधिक पड़ जाती है। फिर तीसरा रोल एक और आ गया अब नया टीचर्स के लिए, वो आ गया आउटरीच का। हमारे 3 प्रमुख रोल हैं, एक टीचिंग, दूसरा रिसर्च और थर्ड आउटरीच। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इवन जब मैंने भी अपना ये शैक्षणिक यात्रा प्रारंभ की थी तो हम अपने हॉस्टल्स में इस बात के लिए छापा मारते थे कि कहीं कोई बच्चा कोई व्यापार तो नहीं कर रहा है, कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा है। और अध्यापक के रूप में ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो केवल और केवल अपनी इसी नौकरी के ऊपर रहेगा। लेकिन आप सबको पता होगा शायद 2016 में भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उसने हमारी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी जो नियमावली है उसमें एक परिवर्तन लेकर आए कि अब हम अपने अध्यापन के कार्य के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर IIM अहमदाबाद की मैं बात करूं तो IIM अहमदाबाद का एक विद्यार्थी या कोई भी अध्यापक वहां पढ़ाई करते हुए या अध्यापन करते हुए 3 कंपनियां एक साथ चला सकता है। IIT रुड़की में हम एक साथ 5 कंपनी चला सकते हैं। एक अध्यापक, एक सैलरी तो मुझे अपने काम के लिए मिल रही है, उसके अलावा मैं 5 कंपनियां भी और चला सकता हूं। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो हमको प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पर फिर हमारा एथिकल रोल आ जाता है कि मैं कितना समय
अपने मूल काम के लिए दे रहा हूं और कितना समय मैं अपने जो मुझको अलाइड सुविधाएं मिली हैं उनके लिए देता हूं। क्या जो रिसोर्सेज आईआईटी ने मुझको अपने अध्यापन और रिसर्च के लिए दिए हुए हैं, क्या वो रिसोर्स कहीं मैं गलती से अपने बिजनेस के लिए तो यूज नहीं कर रहा हूं? बहुत थिन लाइन हो जाती है कई बार और हमको समझ में नहीं आता कि कब हम इस थिन लाइन को क्रॉस कर गए हैं, और जब कोई बहुत बड़ा फ्लैग रेज होता है देन ओनली वी रियलाइज दैट वी हैव क्रॉस दैट रेड लाइन। So whether it is teaching, whether it is research or outreach, all these three things require your academic integrity। और यही आज का हमारा विषय है जिस पर हम आपके साथ थोड़ी देर चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन ये बहुत वृहद विषय हो जाता है, और जो लोग जानते होंगे कि यूजीसी ने एकेडमिक एथिक्स को लेकर एक रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले जो कोर्सेज होते हैं उसमें एक अलग से पूरा यूनिट बनाया है। तो हम उतने विषय में तो नहीं जाएंगे, केवल पब्लिकेशन एथिक्स जो इस 3 में जो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको आज के इस सत्र में टच करने की कोशिश करेंगे कि पब्लिकेशन एथिक्स क्या होता है। और चूंकि हम सब लोग ये चाहते हैं कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन हो, अच्छी बात है, हम चाहते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन उसमें साथ ही साथ जो एथिकल गाइडलाइंस हैं, उसकी जो मोरालिटी है, उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सब रिसर्च पब्लिकेशन में जो सबसे पहला बिंदु है दैट इज जर्नल सिलेक्शन। अब यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं वो अलग अलग विधाओं से आते हैं, कुछ लोग साइंस के होंगे, कुछ प्रबंधन के होंगे, कुछ लोग लिटरेचर के होंगे। तो सभी लोगों के लिए जर्नल सिलेक्शन सबसे पहला इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर हमें ध्यान देना है। अब जर्नल सिलेक्शन में 3 तरीके की चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला जो है वो जर्नल जो है वो रिव्यूड जर्नल होना चाहिए। आप कभी भी किसी ऐसे जर्नल में पेपर पब्लिश ना करें, ना भेजें जो कि पीयर रिव्यू ना हो, क्योंकि पीयर रिव्यू जर्नल अगर वो नहीं है, पीयर रिव्यू का मतलब हो गया कि जिसको परीक्षण के बाद ही उसमें छापा जाए, उस शोध पत्रिका में छापा जाए, तो पीयर रिव्यू होना सबसे पहली जरूरत है। अब पीयर रिव्यू जर्नल्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर 2 तरीके के कैटेगरीज हो जाती हैं। एक वो जर्नल्स हैं जो इंडेक्स्ड जर्नल्स हैं, और एक वो जर्नल्स हैं जो नॉन इंडेक्स्ड जर्नल्स हैं। तो चूंकि आप सब लोग विश्वविद्यालयों से संबंध रखते हैं, तो आपके लिए जो बॉटम लाइन है वो है यूजीसी केयर, कि हम किसी भी ऐसे शोध पत्र पत्रिका में अपना शोध पत्र ना भेजें जो यूजीसी केयर में लिस्टेड ना हो, क्योंकि उसका आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। सो वो तो बॉटम लाइन है, वो अपर लाइन नहीं है, वो बॉटम लाइन है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि यूजीसी केयर आपके लिए बॉटम लाइन है, क्योंकि यूजीसी केयर की मान्यता केवल भारत के अंदर ही है, इसलिए वो बॉटम लाइन है। अब पतंजलि विश्वविद्यालय है, हम अंतर्राष्ट्रीय होने की बात करते हैं, तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय होने की बात करते हैं तो केवल जो चीज भारत में मान्यता प्राप्त है उससे काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमको उससे अगले स्तर पे जाना पड़ेगा। कोशिश करें कि वो जर्नल स्कोपस में मिनिमम इंडेक्स्ड हो, तो अपनी थोड़ी बॉटम लाइन को ऊपर करें। यूजीसी केयर तो बिल्कुल ही एकदम बॉटम है, उससे ऊपर है, फिर स्कोपस में होना चाहिए वो जर्नल। स्कोपस एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जहां पर दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ जर्नल्स हैं वो लिस्टेड हैं, स्कोपस। तो स्कोपस में आप कोशिश करें, और फिर उसमें से हमारे कुछ ऐसे मित्र जो लिटरेचर से संबंधित होंगे वो कहेंगे साहब कि हमारे जर्नल स्कोपस में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अभी हम यहाँ चूंकि वो ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी भी विषय का नाम लें, किसी भी विषय का, उसके आपको कम से कम 100 शोध पत्र स्कोपस में मिल जाएंगे, कम से कम। चाहे आप इंग्लिश का नाम लें, चाहे फिलॉसफी का नाम लें, चाहे योग का नाम लें, चाहे लिंग्विस्टिक्स का नाम लें, सब विषयों के आपको कम से कम 100-125 जर्नल्स वहाँ मिल जाएंगे। जो लोग साइंस के हैं उनके तो खैर हजारों जर्नल्स स्कोपस में आपको मिल जाएंगे। तो स्कोपस आपका उससे ऊपर का स्तर होना चाहिए। और जो लोग उच्च कोटि के शोध में विश्वास रखते हैं उनके लिए वेब ऑफ साइंस, उनका लक्ष्य होना चाहिए कि हम वेब ऑफ साइंस में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। वेब ऑफ साइंस को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में SCI इंडेक्स्ड बोलते हैं, SCI, साइंस साइटेशन इंडेक्स।
तो हमारा जो साइंस की क्षेत्र के लोग हैं उनका जो शोध पत्र हो वो SCI में हो, और जो लोग लिंग्विस्टिक्स के हैं, जो लोग ह्यूमैनिटीज के हैं, जो लोग लिटरेचर के हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनका SSCI में हो। SSCI का अर्थ हो गया सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो यदि आपका शोध पत्र SSCI या SCI में पब्लिश हो रहा है तो उसके बाद आपका पूरा व्यक्तित्व एकदम क्लियर हो गया कि आप एक उच्च कोटि के शोधकर्ता हैं। उसके बाद स्कोपस, उसके बाद UGC केयर, तो ये हमारी श्रेणी हो गई, और इसके बाद किसी भी और जर्नल में नहीं। तो पीयर रिव्यू होना चाहिए, लेकिन पीयर रिव्यू के साथ साथ वो इन डेटाबेस में इंडेक्स भी होना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक शब्द सुना होगा कुछ लोगों ने, प्रीडेटरी जर्नल्स। जब हम जर्नल सिलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने प्रीडेटरी जर्नल्स का भी नाम सुना होगा। अब प्रीडेटरी जर्नल्स में तो आप कभी भी भूलकर अपना कोई शोध पत्र छापे ना, क्योंकि प्रीडेटरी जर्नल में अगर आपने छापा है तो वो सीधा का सीधा आपकी रेपुटेशन को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि प्रीडेटरी जर्नल्स में आपका शोध पत्र कुछ पैसा देकर छप जाता है और वो ये नहीं कहेगा, सीधा जो प्रकाशक होगा वो ये नहीं कहेगा कि आप मुझे शोध पत्र छापने के लिए पैसा दें। वो कहेगा आप पहले हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, मेंबरशिप जो है 2000 रुपए की सालाना मेंबरशिप है, फिर हम आपका शोध पत्र छाप देंगे। तो वो 2000 रुपये आपसे उसने ले लिया शोध पत्र छापने का, और वो आपका जो रेपुटेशन है, एकेडमिक रेपुटेशन, वो खराब कर देगा। तो कभी भी किसी भी प्रीडेटरी जर्नल से हमेशा बचें। लेकिन अब प्रीडेटरी जर्नल और ओपन एक्सेस जर्नल में भी हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। बहुत सारे जर्नल्स जो हैं वो ओपन एक्सेस जर्नल्स होते हैं। अब जो ओपन एक्सेस जर्नल्स होते हैं वो भी आपसे पैसा लेते हैं आपका शोध पत्र छापने के लिए। तो प्रीडेटरी जर्नल्स और ओपन एक्सेस में हमेशा अंतर समझें। अब यदि मैं भारत में हूं तो अगर मैं किसी SCI इंडेक्स्ड ओपन एक्सेस जर्नल में छाप रहा हूं अपना पेपर, तो एक पेपर छापने की फीस जो है मुझे 1.5-2 लाख रुपए के आसपास देनी पड़ेगी। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में फीस रहती है। तो 1.5-2 लाख रुपया वर्सेस 2000 रुपया, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये ओपन एक्सेस जर्नल में जा रहा है पेपर या किसी प्रीडेटरी जर्नल्स में जा रहा है। जो 2, 3, 4, 5 हजार रुपए लेकर आपका पेपर छाप रहा हो, इसका मतलब है वो प्रीडेटरी जर्नल्स है। और जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया ऐसा फीस ले रहा है आपसे पेपर छापने के लिए, वो इसका मतलब है कि ओपन एक्सेस जर्नल है। तो यदि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास कोई प्रोजेक्ट की फंडिंग है, तो आप ओपन एक्सेस जर्नल्स में भी छाप सकते हैं। ओपन एक्सेस की खूब हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में केवल शोध पत्र छापना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। धीरे धीरे लोग ये भी देखने लगते हैं कि आपके शोध पत्रों की प्रोडक्टिविटी क्या है, आपका शोध पत्र दूसरे लोग अपने रिसर्च पेपर्स में कितना साइट कर रहे हैं। तो आपके शोध पत्रों की प्रोडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि मैंने अपना शोध पत्र किसी ऐसी जगह छाप दिया जो जर्नल बाकी लोग पढ़ते ही नहीं है, उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो सब्सक्राइब्ड ही नहीं है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, उसको साइट कौन करेगा। ओपन एक्सेस का फायदा यह है कि वो कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, देख सकता है। तो ओपन एक्सेस जर्नल में शोध पत्र छापने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन उसके लिए काफी पैसा खर्च होता है। ज्यादातर हम ओपन एक्सेस में तभी छाप पाते हैं जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट से फंडिंग मिली हुई हो। तो 3 चीजें क्लियर हुई, ओपन एक्सेस, प्रीडेटरी और रेफरीड जर्नल्स। तो सबसे पहला तो एथिक्स में यही मामला है कि हम जर्नल्स का सिलेक्शन सही प्रकार से करें। उसके बाद नंबर 2, ऑथरशिप। ऑथरशिप की जो शोध पत्र के लेखक हैं वो कौन हो सकते हैं शोध पत्र के लेखक, इसमें बहुत सारा मतलब विद्वानों के बीच में मतभेद भी रहता है कई बार, और अलग अलग प्रकार की संस्थाओं की अलग अलग रीति नीति होती है। लेकिन जो ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ज्यादातर शोध पत्र जो है वो PhD स्कॉलर लिखते हैं अपने सुपरवाइजर के निर्देशन में। उनका जो PhD गाइड होता है उसके निर्देशन में रिसर्च स्कॉलर्स पेपर लिखते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि करस्पॉन्डिंग एंड फर्स्ट ऑथर तो आपका जो रिसर्च स्कॉलर है वो होना चाहिए,
और जो पीएचडी गाइड है वो सेकंड ऑथर होना चाहिए। लेकिन कई बार सुपरवाइजर का दबाव होता है और कुछ कुछ संस्थाओं की एक प्रैक्टिस चली आती है, वो सुपरवाइजर का नाम फर्स्ट रख देते हैं और रिसर्च स्कॉलर्स का नाम सेकंड रख देते हैं। अब ये समय बदलने का आ गया है, क्योंकि जो बेनिफिट होता है शोध पत्र का, जो बड़ी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं वो केवल फर्स्ट ऑथर को ही उसका बेनिफिट देती हैं। तो यदि आपका शोध विद्यार्थी, आपका जो शोध करता है वो सेकंड ऑथर है, तो उसको अपने इंटरव्यू के लिए, अपने प्रमोशन के लिए उसका लाभ शायद ना मिल पाए। तो गुड प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस, एकेडमिक एथिक्स ये कहता है कि जो विद्यार्थी है वो फर्स्ट ऑथर हो, सुपरवाइजर सेकंड ऑथर हो। अब कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जहां सुपरवाइजर का भी सुपरवाइजर वहीं पे प्रोफेसर है, सुपरवाइजर असिस्टेंट प्रोफेसर है और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में कोई रिसर्च स्कॉलर अभी पीएचडी कर रहा है। तो आपका जब दादा गुरु भी उसी संस्था में है तो वो चाहेगा कि भाई मेरा विद्यार्थी अगर कोई पीएचडी करा रहा है तो उस रिसर्च में मेरा भी नाम बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं गेस्ट ऑथरशिप, और ये एकेडमिक वर्ल्ड में इसको बड़ा बुरा माना जाता है। ये एंटी एकेडमिक एथिक्स है। तो कोशिश करके किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम अपने रिसर्च पेपर में ना दें जिसका कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आपके शोध पत्र से नहीं हो। ये दोनों के लिए हानिकारक है। जिसका नाम गेस्ट ऑथरशिप के रूप से आ रहा है वो तो उस पेपर के बारे में वैसे ही कुछ नहीं जानता कि इसका इस पेपर में क्या लिखा हुआ है, क्या किस बारे में ये पेपर है। तो यदि उस व्यक्ति को कभी कुछ बताना पड़ा तो वो तो उसका जो होगा वो अलग है। आपके साथ भी जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं पर और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति का इस पेपर में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस व्यक्ति का इस पेपर में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप भी शायद सही से नहीं बता पाएंगे कि इन बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है। हो सकता है हमारे जैसे देश में अभी स्वामी जी की कृपा से, जैसे मुझे बता रहे थे पिछले दिनों आचार्य जी, की कुछ हिंदी में भी शोध पत्रों के सारांश आने लगे हैं, लेकिन अभी हमारी ग्लोबली वो ताकत नहीं बनी है कि भारत के एफिलिएशन से आपके शोध पत्र बिल्कुल ए क्वालिटी जर्नल्स में छपने लग जाए। तो हम में से बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना रहती है कि भाई अगर कोई अमेरिकन को ऑथर मिल जाए, कोई ब्रिटिश को ऑथर मिल जाए, कोई चाइनीज़ को ऑथर मिल जाए तो हमारा जो शोध पत्र है वो बहुत अच्छे जर्नल्स में छप जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये गेस्ट ऑथरशिप का काम करती हैं और ये आपकी एकेडमिक रेपुटेशन को भी डाउन करेंगी और उस व्यक्ति की भी एकेडमिक रेपुटेशन को डाउन करेंगी जिसका आपके शोध पत्र में सीधा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऑथरशिप, उसके बाद जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है उनको ना रखें। और एक और वर्ड होता है साथ में, घोस्ट ऑथरशिप। ऐसे लोगों का नाम कई बार हम डाल देते हैं जिनके बारे में सही से पता ही नहीं है, उनसे आपका संबंध भी नहीं है, बस आप उसको लिंक्डइन के माध्यम से जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जाते हैं और आपने उनका नाम अपने शोध पत्र में लिख दिया। घोस्ट ऑथरशिप। आप किसी संस्था से पढ़े और वहाँ के कुलपति का नाम आपने उसमें अपने शोध पत्र में लिख दिया कि भाई ये भी को ऑथर हैं। तो ये सब जो घोस्ट ऑथरशिप है ये भी इन्फ्लुएंस करने के लिए डाली जाती है कि जो आपका रिव्यूअर है, जो प्रकाशक है, वो उस नाम से इन्फ्लुएंस होकर आपके शोध पत्र को स्वीकार कर ले। तो वो भी कई बार बड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आप अपने कंट्रीब्यूशन, उस व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन को अपने रिसर्च पब्लिकेशन में सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। सो ऑथरशिप में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑर्डर ऑफ ऑथरशिप, ऑथरशिप का ऑर्डर क्या होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग ऑथर ही सबसे मुख्य ऑथर होता है, क्योंकि जो एडिटर होता है वो सारा का सारा उसका जो वार्तालाप है, उसका जो कम्युनिकेशन है वो करस्पॉन्डिंग ऑथर से ही होता है। हम जब पेपर लिखते हैं तो उसमें 3 तरीके के इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, फर्स्ट ऑथर, करस्पॉन्डिंग ऑथर और को ऑथर। फर्स्ट ऑथर, करस्पॉन्डिंग ऑथर एंड को ऑथर। तो करस्पॉन्डिंग ऑथर जनरली कोई भी हो सकता है, सेकंड ऑथर भी करस्पॉन्डिंग हो सकता है, थर्ड ऑथर भी करस्पॉन्डिंग हो सकता है। फर्स्ट ऑथर जिसका मुख्य कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में, तो जो रिसर्च पीएचडी के माध्यम से निकल रही है उसमें फर्स्ट ऑथर ही करस्पॉन्डिंग ऑथर रहता है जनरली। चूंकि रोज रोज वो जो एडिटर है वो आपसे कुछ ना कुछ सवाल जवाब करता रहेगा। अब आप अपने और कामों में व्यस्त हैं एज ए प्रोफेसर, तो आप उन सब चीज़ों को डे टू डे उतना हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो अच्छी बात है कि वो सारी की सारी जिम्मेदारी आप अपने
पीएचडी स्कॉलर के ऊपर ही छोड़ दें तो उसको उसके डबल लाभ मिल जाएंगे। वो करस्पॉन्डिंग ऑथर का भी लाभ उसको मिलेगा और उसके बाद साथ फर्स्ट ऑथर का भी लाभ उसको मिल जाएगा। सो ये दूसरा विषय हुआ ऑथरशिप। इसके बाद तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है सिमिलरिटी इन अवर रिसर्च पेपर्स। सिमिलरिटी, उसको हम लोग प्लेजियारिज्म भी बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में उसको छोटा करके हम प्लैग भी बोल देते हैं। प्लैग चेक किया क्या आपने, प्लैग कितना है। तो सिमिलरिटी जो है वो एक बहुत खतरनाक चीज है आजकल। आपका शोध पत्र, इवन आपकी जो पीएचडी थीसिस हैं, वो भी जब आप आजकल सबमिट करते हैं तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से आप अपने शोध पत्र का, अपनी थीसिस का या कोई भी आपका एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है, इवन आपके जो रूटीन असाइनमेंट्स हैं उनकी सिमिलरिटी को चेक कर सकते हैं। उससे ये पता लग जाता है कि आपने किसी दूसरे सोर्स से कुछ चुराया तो नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं इस दुनिया में वो लगभग सब चीज़ें इंटरनेट पर भी हैं, और अगर आप कहीं से कुछ चीज़ चुराते हैं तो तुरंत आपका वहाँ से पता लग जाता है। तो सिमिलरिटी चेक करें। अब सिमिलरिटी चेक करने में भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। जनरली लोग ये मानते हैं कि यदि आपकी सिमिलरिटी 20% से कम है तो वो ठीक है। लोगों का मानना है कि यदि आपके पीएचडी थीसिस में, शोध पत्र में सिमिलरिटी लेवल 20% से कम है तो वो ठीक है। हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि ये जो परसेंटेज है ये सिमिलरिटी का कोई सही आकलन नहीं है। ये परसेंटेज सिमिलरिटी का कोई सही आकलन बिल्कुल भी नहीं है। कारण ये है कि यदि कोई लेख मेरे पिताजी ने संस्कृत में लिखा और मैं उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके छाप लूं तो कोई भी सॉफ्टवेयर उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसको छाप दिया। लेकिन ये मुझको पता है कि ये पूरा का पूरा लेख चोरी किया हुआ है, तो सॉफ्टवेयर तो उसकी सिमिलरिटी 0 दिखा देगा। तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो वो बिल्कुल सही चीज है, लेकिन वास्तविकता में ये एक चोरी की हुई चीज है। तो इसलिए परसेंटेज का एक थोड़ा बहुत रोल तो है कि यदि वो परसेंटेज बहुत अधिक आ रही है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सीधा सीधा चोरी है, लेकिन परसेंटेज कम है इसका मतलब वो चोरी नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। ये बात भी नहीं मानी जा सकती है। और आजकल हम सब लोग, एक शब्द होता है अंग्रेजी में पैराफ्रेजिंग, वो पैराफ्रेजिंग में बड़े उस्ताद हो गए हैं। तो अगर कोई चीज मुझे अंग्रेजी से अंग्रेजी में ही कॉपी करनी है तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, अब सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ पाएगा, तो आप तो जो परसेंटेज है उसको तो नीचे ले आए, लेकिन आपको पता है कि आपने क्या घोलमाल किया हुआ है। तो ये सब चीजें करना बहुत सहज है। आपने परसेंटेज को कम करना है तो उसमें जो पूरा पैराग्राफ है आपने कहीं से उठाया और उसके बाद उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। अब वो सॉफ्टवेयर उसको मानेगा कि ये कोई डेफिनेशन है, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे स्मार्ट रोल आ गए हैं जिसके माध्यम से आप अपना जो परसेंटेज है सिमिलरिटी का वो कम कर सकते हैं। लेकिन तो ये जो सिमिलरिटी वाले सॉफ्टवेयर्स हैं ये ज़्यादातर जो लाइब्रेरी साइंस के लोग होते हैं उन्होंने डेवलप किए हुए हैं। लाइब्रेरी का ही काम है मुख्य रूप से सिमिलरिटी को चेक करना। तो जब कोई विषय ऐसा गंभीर बन जाता है, अभी मैं आपको बताऊं, परसों ही दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के 2 प्रोफेसर्स के खिलाफ यही प्लेजियरिज्म की इंक्वायरी के हाई लेवल ऑर्डर्स दिए हैं, क्योंकि जो इंक्वायरी इंस्टीट्यूट ने की थी, जिसने कंप्लेंट की थी, वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो कोर्ट में गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली जैसी संस्था के 2 प्रोफेसर्स के खिलाफ इसकी इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए हैं। तो अब वो जो इंक्वायरी होगी तो उसमें ये परसेंटेज का कोई रोल नहीं रहेगा, वो तो अब उस सारे स्रोत से मिलाया जाएगा कि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है और जो इनके शोध पत्रों में लिखा हुआ है उसमें कुछ इनका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है भी, या केवल इन्होंने शब्दों का हेरफेर करके आपने एक अपना शोध पत्र बना के सबमिट कर दिया है। तो आजकल मैं कई बार देखता हूँ पीएचडी थीसिस आती हैं चेक होने के लिए, तो हमको खुद लगता है कि ये सब काम तो
नकली काम है, चोरी किया हुआ काम है, क्योंकि उन्होंने उसी तरीके से वो पैराफ्रेजिंग कर करके उसका जो परसेंटेज है वो कम ले आए हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है और ये बड़ा टेम्पटिंग भी है, क्योंकि हम उस दौड़ में लगे हुए हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर छापने हैं, तो उस दौड़ में कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये शॉर्ट साइटेडनेस कितना डेंजरस हो सकता है। और बहुत सारे तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कुलपति लेवल के लोगों को भी इस्तीफे देने पड़े, क्योंकि उनके 20 साल पुराने 25 साल पुराने शोध पत्रों में इस तरीके की चीज़ें पाई गई। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर्स ऐसे हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, जिनको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके शोध पत्रों में कभी कोई कमी निकाल ली गई लोगों ने। तो कृपया करके ये एकेडमिक एथिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके शोध, और चूंकि यहाँ के लोगों के लिए खास तौर से ध्यान देने की वाली बात है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग योग, दर्शन, संस्कृत इन विषयों पे काम कर रहे होंगे, जो कि मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ होगा। अब आपके लिए बहुत आसान है कि उसको ट्रांसलेट किया और अंग्रेजी में आपने अपना शोध पत्र छाप दिया, और सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो आपका सब काम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप जानते हो कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए आपके लिए तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से हम सिमिलरिटी के प्रकोप से बच जाएं। और वो टेम्पटिंग है, ये मैं चूंकि कह रहा हूँ क्योंकि इतना आसान हो जाता है आपका पेपर छापना, जब आप इधर उधर से नकल कर कर आके जोड़ जंतर करके लिख देते हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं। अब सिमिलरिटी से जुड़ी हुई एक दो चीज़ें और भी हैं। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ में बीच में कोई प्रश्न पूछना हो, कोई अचानक से कोई आपके मस्तिष्क में कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो बात हम कर रहे हैं, तो वो पूछते रहें, नहीं तो फिर वो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग ना हो जाए ये बात हमारी। सर जी, जैसे आपने ऑथरशिप की बात करी है, जी, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यूजीसी बोलती है कि 2 पेपर पब्लिश होना मैंडेटरी है। जी, आई थिंक अगर रिसर्च स्कॉलर सेकंड ऑथर है तो क्या पेपर उसके क्रेडिट में जाएंगे? देखिए हर चीज़ में ना, क्योंकि हाँ ज़्यादातर रिसर्च स्कॉलर बैठे हैं, मैं वही ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आपने बोला है कि गाइड का कंसर्न ये होता है कि मेरा नाम पहले आना चाहिए, ये 90% केसेस में होता ही है सर। उस केस में अगर रिसर्च स्कॉलर ने सपोज 3 पेपर भी पब्लिश कर दिए हैं और उन 3-4 पेपर में उसका जो है वो सेकंड ऑथर है, तो उसका क्रेडिट रिसर्च स्कॉलर कितना जाएगा सर? देखिए इस सब चीज़ों का जो वेटेज देने की बात है, वो सामने कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, सब कुछ सब्जेक्टिव है, इसका कोई नियम निर्धारित नहीं है। लेकिन वैसे ही मैंने कहा ना कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग प्रकार के नियम हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो साइंस की एक बहुत बड़ी संस्था है इंसा का अध्यक्ष होना बहुत सम्मान की बात मानी जाती है, INSA। अब इंसा ये कहती है कि यदि एक शोध पत्र में 5 को ऑथर्स हैं, तो उसमें उन्होंने बड़ा सिंपल रूल बना रखा है कि फर्स्ट ऑथर जो होगा उसको उसका 0.5 वेटेज मिलेगा, और बाकी बचा हुआ 0.5 वेटेज जो है वो बाकी 4 ऑथर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यदि आप इंसा के किसी रिसर्च अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने अपने बायोडाटा में जितने भी शोध पत्र लिखे हैं, किसी में आप फर्स्ट ऑथर होंगे, किसी में आप सेकंड होंगे, किसी में आप थर्ड होंगे, किसी में फिर सेकंड होंगे, तो वो आपका टोटल स्कोर निकालते हैं कि आप किस किस शोध पत्र में कहां पर हो उसके हिसाब से। और अगर आप कोई सिंगल ऑथर पेपर है तो उसका फुल वेटेज आपको मिलेगा। तो जैसे उनके नियम बड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस तरीके का नियम है कि आपको वेटेज तभी मिला गया जब आप फर्स्ट ऑथर होंगे, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में यह भी है कि आप चाहे 6वें नंबर पर भी हो तब भी इक्वल बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपके विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल उस चीज को किस प्रकार से देखती है वो उस पर डिपेंड करता है फाइनली। क्योंकि जो नेचर जो एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है, नेचर में जितने भी पेपर छपते हैं उसमें 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 लोग भी को ऑथर्स हो जाते हैं कई बार। तो वो उसका बेनिफिट उसी तरीके से वो कई बार फुल मिल जाता है, क्योंकि वहाँ जर्नल इतना प्रतिष्ठित है। वो सब चाहे 50वां व्यक्ति भी हो, वो कहेगा कि मेरा शोध पत्र नेचर में छपा हुआ है, तो वो उसका फायदा उस तरीके से ले लेते हैं लोग। आपने बहुत अच्छे से समझाया, और मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूँगी कि जैसे हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से मैं टीचर भी रही, वहाँ पढ़ी भी, तो वहाँ पर ये एकेडमिक काउंसिल से, जैसे आप बता रहे थे, एकेडमिक काउंसिल से पास्ड है। किसी भी PhD के बच्चे की रिसर्च का फर्स्ट ऑथर वही होगा, और वो रिसर्च थीसिस सबमिशन के टाइम उसमें लिख के जाता है।
यदि कोई टीचर बाय विर्च्यू ऑफ बीइंग एडवाइजर सुपरवाइजर उसका फर्स्ट नाम अपना देता है, उस टीचर पे तुरंत एक्शन होता है, वो दे ही नहीं सकता है। दूसरी चीज, वहां पर यदि कोई रिक्रूटमेंट पर्पज से कोई आता है, कहीं का भी स्टूडेंट हो, उसको मार्क्स उसी बेस पे मिलते हैं। तो वही क्राइटेरिया यहाँ भी डिसाइड किया जा सकता है। आपने बहुत अच्छा हमें सूचना दी है, धन्यवाद सर। Sir, one one query. question. जी, So first of all, thank you very much for delivering such a wonderful lecture on research papers. So grateful lecture. And sir, my query is that as you explained about the Scopus journals, in Scopus also I heard that there are the two category of journals. One are paid and one are free. Like paid journals, they publish our papers in a very speedy manner. So how relevant they are? And this is my query. पेड जर्नल्स आर ओपन एक्सेस एज आई मेंशन। okay. पेड जर्नल्स, देखिए जो जर्नल पब्लिश कर रहा है, एक मिनट उसकी दृष्टि से देखें तो जो जर्नल पब्लिश कर रहा है वो जो पब्लिशिंग हाउस है उसके लिए तो वो एक बिजनेस है। अब वो बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? दो तरीके से ला सकता है। एक तो उसके जो जर्नल्स हैं वो लाइब्रेरी सब्सक्राइब करें, विश्वविद्यालय आपका है, आपकी लाइब्रेरी उसको सब्सक्राइब करे, मैं एक विश्वविद्यालय में हूँ, मेरी लाइब्रेरी सब्सक्राइब करे, तो हम सब लोग जो उस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी या अध्यापक है वो हम सब उस जर्नल्स को देख सकते हैं। लेकिन जो लाइब्रेरीज हैं उनके पास भी रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है। तो चाहे वो पतंजलि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी हो, चाहे वो IIT रुड़की की लाइब्रेरी हो, चाहे वो संसद भवन की लाइब्रेरी क्यों ना हो, सभी लाइब्रेरीज कुछ सीमित संख्या में जर्नल्स को सब्सक्राइब करती हैं। दुनिया के सारे जर्नल्स सारी जगह सब्सक्राइब्ड नहीं है। अब जर्नल्स ने फिर ये सोचा कि भाई अगर मेरा जर्नल सब्सक्राइब नहीं होगा तो इसके साइटेशन भी नहीं होंगे, तो उन्होंने एक दूसरा मॉडल निकाला कि जहां पर जो लेखक है वही अपना पैसा दे पेपर छपवाने के लिए, उसको कहते हैं ओपन एक्सेस। अब उस ओपन एक्सेस जर्नल को लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप अभी अपने मोबाइल पर गूगल में डालें और वो आपको अभी पूरा का पूरा पेपर यहां मिल जाएगा। बाकी जो जर्नल्स हैं उनका केवल आपको एब्स्ट्रैक्ट दिखाई देता है, फुल पेपर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो अगर वो आपके पास सब्सक्राइब्ड नहीं है। ओपन एक्सेस जर्नल्स जो होते हैं उसका फुल पेपर आपको बिना, जैसे गूगल में हम बाकी सारी चीजें सर्च करते हैं उसी तरीके से वो पेपर्स पूरे मिल जाते हैं। इसीलिए उनका साइटेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आपने पेपर पढ़ लिया तभी तो आप उसको साइट करोगे अपनी रिसर्च में कि हाँ भाई ये मेरी रिसर्च से काम का है या नहीं है। तो ये एक दूसरा बिजनेस मॉडल है। तो दोनों तरीके के बिजनेस मॉडल्स स्कोपस में भी चलते हैं, दोनों तरीके के बिजनेस मॉडल्स वेब ऑफ साइंस में भी चलते हैं। तो सभी पब्लिशिंग हाउस दोनों तरीके का बिजनेस मॉडल चलाते हैं। कुछ ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स हैं। मैनेजमेंट के जर्नल्स में ABDC जर्नल का सर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो हाउ रिलेवेंट दे आर, उनको उनमें अगर पब्लिश कराएं तो कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, ABDC है लेकिन वो केवल मैनेजमेंट स्पेसिफिक है, इसलिए मैंने ABDC की चर्चा यहाँ नहीं की, क्योंकि जितने भी ABDC में लिस्टेड जर्नल्स हैं वो सारे 100% मैनेजमेंट स्कोपस में अवेलेबल हैं। तो वही जर्नल्स स्कोपस में, अब ऐसा है ना UGC केयर में तो चूंकि केवल भारत के, इसलिए UGC केयर की बात छोड़ देते हैं। स्कोपस में सपोज कीजिए 50,000 जर्नल्स हैं स्कोपस में, तो उन्हीं 50,000 में से 10,000 जर्नल्स वेब ऑफ साइंस में होंगे। तो इसका मतलब है कि जो एक बड़ा डेटाबेस, उस बड़े डेटाबेस में से फिल्टर होकर थोड़ा एक छोटा डेटाबेस बना हुआ है जो ज़्यादा और क्वालिटी को ध्यान में रखता हुआ है, और उसका भी एक छोटा सा सबसेट है SSCI। तो अगर आप SSCI में छापते हैं, चूंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस से रिलेटेड हैं, तो SSCI हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। और अगर आप SSCI में छापते हैं तो वो बहुत प्रामाणिक अपने आप में काम कर देगा। आप अगर SSCI में छाप रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि ABDC का आप A* तो नहीं, कम से कम A तो होगा ही होगा वो। One more query. Thank you so much for choosing such a relevant topic. सर मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम कभी UGC केयर लिस्ट, क्योंकि जैसे मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ा था, तो UGC केयर लिस्ट बदलती रहती है, मतलब वो अपडेट करते रहते हैं। तो अगर हमने कभी एक UGC केयर लिस्ट में पेपर पब्लिश कर दिया और हम बाद में उसको इवेलुएट कहीं करते हैं, कहीं हम प्रमोशंस के लिए जाते हैं और उस टाइम पे वो UGC केयर लिस्ट में नहीं है, तो शुड वी गेट बेनिफिट ऑफ दैट? नहीं मिलेगा। जो मोस्ट करंट उसका जो वो होता है मतलब कि अभी वो है या नहीं है, वही मान्य होता है। अगर हाँ नहीं उस टाइम में था तो वो उसके बाद वो जर्नल अपनी जो प्रतिष्ठा है वो नहीं मेंटेन कर पाया और इसलिए वो बाहर हो गया।
तो जब जर्नल बाहर हो गया तो उसके साथ साथ जितने भी लोग थे उनको भी उसका नुकसान मिलेगा। और अगर वो यूजीसी केयर से स्कोपस में पहुंच जाए तो उसका भी तो लाभ आपको ही मिलेगा। उसका उस समय मान लीजिए इंपैक्ट फैक्टर 2 था और जिस दिन आप प्रमोशन के लिए खड़े हैं उस दिन उसका इंपैक्ट फैक्टर 5 हो गया, तो आप तो 5 ही बताएंगे ना उस दिन। तो जब लाभ वाली स्थिति में आप आगे भाग रहे हो तो नुकसान भी आपको ही होगा। थैंक यू। मेरा सवाल सिंपल है, हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट जर्नल फॉर पब्लिकेशन? हाउ टू फाइंड द राइट जर्नल? यस, इसका एक बहुत ही सीधा सिंपल आंसर है। जितने भी प्रतिष्ठित डेटाबेसेस हैं उन सब ने जर्नल फाइंडर करके एक सुविधा प्रारंभ कर रखी है। तो आप अपने शोध पत्र का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो उस जर्नल फाइंडर में डाल दीजिए, और जब आप जर्नल फाइंडर में डालेंगे उसके बाद वो आपके शोध पत्र के अनुसार आपको 10, 15, 20 जितने भी आपके लिए वो हो सकता है उसके डेटाबेस में वो देगा, और वो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देगा कि ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ये उससे कम सूटेबल है, ये उससे कम सूटेबल है, ये उससे कम सूटेबल है। तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आप जर्नल फाइंडर सुविधा का उपयोग करें। वो साइंस डायरेक्ट में भी उपलब्ध है, जिसका स्कोपस मैं कह रहा हूँ, और वो वेब ऑफ साइंस में भी उपलब्ध है। तो आप जर्नल फाइंडर में जाएं और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जर्नल मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी है। और दूसरी बात और भी है, उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अलग अलग जर्नल्स के जो इश्यूज हैं वो अलग अलग हैं। कोई 3 महीने में एक इशू दे रहा है, कोई 6 महीने में एक इशू दे रहा है, और फिर वो ये भी देते हैं कि मेरा रिव्यू पीरियड कितना है। कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो 1 महीने में आपको रिजल्ट दे देंगे, कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो 3-3 महीने में रिजल्ट देते हैं। फिर एक और पैरामीटर है एक्सेप्टेंस रेट। कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जहां पर एक्सेप्टेंस रेट 5% से भी कम है, कुछ 10% वाले हैं। तो मतलब जहां 5% से भी कम है वहां मतलब आपका पेपर एक्सेप्ट होने के चांस कम है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़कर कि भाई आपको लगता है मेरा पेपर बहुत अच्छा है, ये तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा समय भी वेट कर सकते हैं। यदि आपकी पीएचडी सबमिट होने वाली है, वाइवा अटका हुआ है क्योंकि आपके पास शोध पत्र नहीं है, 2 निर्विकार जी ने जैसे कहा, और उसके लिए आपको तुरंत पेपर चाहिए, तो फिर आप बहुत लंबे रिव्यू पीरियड के लिए नहीं बैठोगे कि आज 6 महीने तक मैं इंतजार करता रहूं। आपको फिर ऐसा जर्नल चाहिए जो 1 महीने में ही रिजल्ट दे दे आपको। तो अलग अलग समय पर आपकी अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं और उसके हिसाब से आप अपना जर्नल सेलेक्ट करते हैं। बट यूज जर्नल फाइंडर। और वैसे भी एक और दूसरी बात है कि हम सबको अपने अपने शोध क्षेत्र में 10 सबसे बेस्ट जर्नल्स कौन से हैं उनका नाम तो टिप्स पे होना ही चाहिए कि मेरे क्षेत्र में अगर मैं टूरिज्म मैनेजमेंट में पढ़ाई करता हूं तो टूरिज्म मैनेजमेंट के 10 बेस्ट जर्नल दुनिया के कौन से हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में सैकड़ों जर्नल्स उपलब्ध हैं हर क्षेत्र में। तो आप सारे जर्नल्स को तो रेफर नहीं कर सकते हर समय, और सारे जर्नल्स के कितने नए नए पेपर छप रहे हैं रोज, ये भी आपके बस की बात नहीं है। हम अपनी पुस्तक ही नहीं पढ़ पाते तो इतने सारे शोध पत्र कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो आपको अपने क्षेत्र के 7, 8, 10 जर्नल्स पता होने चाहिए। उन 7, 8, 10 जर्नल्स में 1-2 जर्नल जो हैं उसको आप रेगुलरली फॉलो करें, जिससे कि आपको पता रहे कि दुनिया में रिसर्च किस दिशा में जा रही है। Excuse me, sir. जी, How can we go for using this journal finder? all these are paid services. Okay. So these need to be subscribed at your library, and once you get the subscription, and generally these subscriptions are IP based. So once you get subscription at University of Patanjali, so in the entire campus of University of Patanjali you will have access of these service. It means we'll have to take subscription Yes. for the university. Yes. Okay. Sir, some magazines or some journals before publication, they ask for conflict of interest. What is that? Yeah, conflict of interest is about you are publishing almost similar work, let's say in a book also, and the same work you are publishing in a journal also, or you have presented the similar work in a conference also, and you are publishing the similar work in a journal also. You have submitted the similar work in some other journal also at the same time, and you are trying to submit the same work in some other journal also. All these are different examples of conflict of interest. And
समटाइम इट हैपन्स, हमने भी कभी कभी ये सब गलतियां की हैं कि एक ही मैन्युस्क्रिप्ट को एक ही टाइम में 2 अलग अलग जर्नल्स में सबमिट कर देते हैं और ये सोच के करते हैं कि भाई चलो देखते हैं कि कहाँ से रिव्यूअर्स के क्या कमेंट आते हैं, और रिव्यूअर्स के जब कमेंट आएंगे उसके बाद देखेंगे कि जहाँ एक्सेप्ट हो रहा होगा वहाँ आगे बढ़ जाएंगे, दूसरी जगह से मैन्युस्क्रिप्ट को विड्रॉ कर लेंगे। ये सब मतलब घोलबाल होता रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से, चूंकि मैं जिस विषय में काम कर रहा हूँ उस विषय में दुनिया में कितने रिव्यूअर्स होंगे, 100 रिव्यूअर्स होंगे, गलती से उन दोनों ही जर्नल्स ने मेरा पेपर एक ही रिव्यूअर के पास भेज दिया तो आप समझ लो कि आपकी कितनी बड़ी बदनामी होगी। अच्छा, एकेडमिक दुनिया है छोटी सी ही, हर विषय पे 100-200 ही लोग काम करते रहते हैं, तो घूम फिर कर आपका नाम जो है अगर एक बार अपनी पीयर ग्रुप में खराब हो गया तो फिर उस रेपुटेशन को बचाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो साइमल्टेनियस सबमिशन होता है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वो इसीलिए एंडोर्स करवाते हैं दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपको सबमिट करते वक्त एक बार दोबारा चेतावनी दे रहा है जर्नल कि आपने कहीं और सबमिट तो नहीं किया हुआ है, उस चीज को ध्यान में रखें। ऐसा कई बार हो जाता है कि आपने 2 अलग अलग जगह सबमिट किया और वो एंड में किसी एक ही रिव्यूअर के पास पहुंच गया घूम फिर कर। Sir, as there are certain apps available for plagiarism removing like Turnitin, Viper, so which one is the freely app that is open access? Turnitin is a paid software. Turnitin is paid. Yeah. iAuthenticate is also paid. These are the 2 best tools available for similarity check, Turnitin and iAuthenticate. Viper is free, yes, which you can use downloading at your system. So reliable sir Viper? हाँ, आपको एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन तो दे ही देगा। अच्छा देखिए, मैं आपको हाँ एक दूसरी बात और बताता हूँ इसके आगे जोड़ते हुए कि वैसे तो हम सिमिलरिटी के खिलाफ हैं और सिमिलरिटी गलत बात है, उस पर इतनी देर बातचीत भी कर ली हमने, लेकिन उस सॉफ्टवेयर का कई बार बड़ा फायदा भी होता है। हमने बहुत सारी चीज़ लिखी अपने शोध पत्र में और जो पब्लिशर है वो चाहता है कि आप जो भी कुछ लिखें उस सबका प्रॉपर रेफरेंस होना चाहिए, बिना रेफरेंस की बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि यू मे नॉट हैव प्रॉपर रेफरेंस ऑफ समथिंग, तो जब आप उस सिमिलरिटी चेक वाले सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना मैन्युस्क्रिप्ट को रन करते हैं तो वो आपको रेफरेंस दे देगा कि ये बात जो आपने लिखी है ये वहां से मिलती है, तो वहां का यूज करते हुए आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, एक और, अब रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो एक और बात मैं कहना चाहूंगा। कई बार चूंकि आप लोग संस्कृत, दर्शन, वेद, योग इन क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं और हो सकता है कि उसके प्रामाणिक इंग्लिश रेफरेंसेस उतने अवेलेबल ना हो, तो रेफरेंस कैसे क्रिएट भी किया जा सकता है, रेफरेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसकी भी एक विद्या हो सकती है। आपको जिस चीज का रेफरेंस देना है, आप दीदी के पास जाइए, दीदी से कहिए कि दीदी इसके बारे में 2 मिनट इस वीडियो में बोल दीजिए, तो दीदी ने उसके बारे में 2 मिनट वीडियो में बोल दिया। उस वीडियो को YouTube पे अपलोड कर दीजिए और वो YouTube का जो लिंक है वो रेफरेंस बन गया आपका, तो आप रेफरेंस क्रिएट भी कर सकते हैं इस तरीके से। बस रेफरेंस तो वही तो चीज होती है जो कि कोई भी आदमी उसको चेक कर सके। तो जब आपने उसको YouTube पर अपलोड कर दिया उस वीडियो को, उसको आप बड़ी अच्छी तरीके से, सहजता से अपने रिसर्च पेपर में एज ए रेफरेंस साइटेशन के तरीके से कोट कर सकते हैं। तो रेफरेंस होना चाहिए। कई बार रेफरेंस हमको जो सिमिलरिटी चेक वाला सॉफ्टवेयर है वो भी दे देता है, और यदि हमको वहाँ से नहीं मिल रहा है और हमको लगता है कि इस बात की प्रामाणिकता के बगैर ये बात आगे बढ़ नहीं पाएगी, तो किस तरीके से आप रेफरेंस को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने सुपरवाइजर्स के वीडियो बना के डाल देते हैं छोटे छोटे से किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो उनके रेफरेंसेस कोई भी यूज़ कर लेते हैं बच्चे। आपके पास तो इतना एनसाइक्लोपीडिया यहाँ बैठे हुए ही हैं, तो आपके पास तो रेफरेंस ही रेफरेंस है सारा। और रेफरेंस जरूर दें, रेफरेंस जरूर दें। उससे क्या होता है कि सिमिलरिटी का जो अगर थोड़ा बहुत कुछ हमने किया भी है तो उसको झेला जा सकता है। उसके 2 तरीके हैं, एक तो प्रॉपर साइटेशंस और एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। कई बार यदि आपने सपोज कीजिए यहाँ पर भी शोध परियोजनाएं आती होंगी आपके पास, UGC से मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स आएंगे कुछ समय के बाद, तो हमने कोई काम किया
और वो उस शोध परियोजना के तहत वो हमारी रिसर्च आउटपुट निकल के आ रही है, और उसकी जो मेन रिपोर्ट है वो तो हमने यूजीसी को सबमिट कर दी, आईसीएसएसआर को सबमिट कर दिया। तो अपने शोध पत्र में इस बात को जरूर लिखें कि ये रिपोर्ट उस परियोजना का भाग है, अदरवाइज वो भी एक सिमिलरिटी हो सकती है, क्योंकि कल को यदि आपकी वो रिपोर्ट यूजीसी ने अपने आर्काइव्स में अपलोड कर दिया, अगर कल को आपकी सारी जो रिपोर्ट्स आप यूजीसी को सबमिट कर रहे हैं वो सब वो अपने डेटाबेस में धीरे धीरे अपलोड करते चले जाएंगे। देखिए कुछ समय में ऐसा हो जाएगा, यूजीसी जितने भी प्रोजेक्ट्स देती है उस प्रोजेक्ट्स की जो भी रिपोर्ट बनेंगी वो सब कुछ समय के बाद आपको यूजीसी की वेबसाइट्स पे मिलने लग जाएंगी। तो यदि आपने कोई शोध पत्र उस रिसर्च प्रोजेक्ट के आउटपुट में छापा है तो वो भी फिर सिमिलरिटी में फंस जाएगा उस तरीके से। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही जो भी इस तरीके की फंडिंग एजेंसीज के माध्यम से आपको रिसर्च आउटपुट बन रहा है उसमें उनका प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट जरूर देते चलें, जिससे कि ऐसी भविष्य में, क्योंकि ये समस्या तुरंत नहीं आती है। अगर आपने आज कोई पेपर लिखा तो ऐसा नहीं है कि कल ही उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी 10 साल के बाद, जब आप कहीं पर बहुत आराम से वाइस चांसलर बन के बैठे हुए होंगे ना, तब वो दर्द देगी आपको जो आपने गलती अपने रिसर्च स्कॉलर के समय में की होगी। तो आपको लगेगा कि अच्छा तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, अब आप भी भूल जाओगे कुछ समय के बाद कि ये गलती मैंने कभी की थी, और फिर वो अचानक से कोई समस्या आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी ऐसे। हाँ, कोई मित्र ही आएगा, वो मित्र को ही पता होता है, मित्र ही आएगा वो आपका कोई ना कोई, वो आपके लिए ऐसा। एक चीज सर मैं इससे पूछना चाहता हूँ, जी जी, जैसे क्या होता है विश्वविद्यालयों में, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ जी। एक चीज क्या होता है, जैसे किसी के खिलाफ कोई, एक तो सबसे पहले प्लेरिज्म के लिए कौन व्यक्ति क्लेम कर सकता है संस्था को, पहली चीज। जैसे मान लीजिए हमारे विभाग में 4 अध्यापक हैं, छात्र हैं या बाहरी आदमी हैं, तो उसको क्लेम कौन करेगा कि भाई इनके ग्रंथों में ऐसी ऐसी गलती। एक बात, सामान्यतः विश्वविद्यालय क्या करता है, विभागाध्यक्ष डीन इनकी एक कमेटी बना देता है, वो क्लीन चिट दे देते हैं, वो जमा हो गया, फिर वो आराम से नौकरी करता रहता है, उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि अभी यूजीसी भी इस चीज़ पर काफ़ी सख्त होती जा रही है, और इसीलिए सभी विश्वविद्यालयों में IAEC इंस्टीट्यूट एकेडमिक एथिक्स कमेटी या UAEC यूनिवर्सिटी एकेडमिक एथिक्स कमेटी बनाई जाती है। तो उसमें ना तो आपका जो HOD है वो या डीन वो नहीं होते हैं, कोई एक बहुत सीनियर प्रोफेसर को जनरली उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है, और उसके बाद उसके साथ 2-3 मेंबर्स को वो हर इशू टू इशू को-ऑप्ट करता है। यदि संस्कृत का विषय आया है तो संस्कृत, दर्शन, इससे रिलेटेड 2-1 लोगों को ले लिया जाएगा। यदि मैथ्स का इशू आया है तो मैथ्स, फिजिक्स, उस तरीके के लोगों को ले लिया जाएगा उस कमेटी में। तो जो भी कंप्लेंट करता है वो कोई भी हो सकता है, सड़क पे चलने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, और वो कंप्लेंट जो है जनरली संस्था के सर्वोच्च अधिकारी को की जाती है जनरली, जिससे कि उस पर जो भी एक्शन है वो सीधा वहीं पे लिया जा सके। और कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट जो करता है वो एक जगह नहीं करता है, वो कंप्लेंट 2 जगह करेगा। एक तो जहां आप एम्प्लॉयड है वहां करेगा, और दूसरा जिस शोध पत्रिका में आपका पेपर पब्लिश हुआ है या जो पुस्तक आपकी पब्लिश हुई है उसका जो पब्लिशर है दूसरा, उसको कंप्लेंट करेगा। तो ये 2 जगह कंप्लेंट होती है, और दोनों जगह पैरेलल इंक्वायरी चलती रहती है। वो जो जर्नल्स हैं वो भी अपनी इंक्वायरी करते हैं, और जो जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं वो भी अपनी इंक्वायरी करते रहते हैं। उसके बाद यदि जर्नल ने अपने यहाँ कुछ पाया कि इस इंक्वायरी में कोई तथ्य उनको मिला और कुछ बात ऐसी गंभीर है, तो फिर उनकी भी एक अपनी एक, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, COPE कमेटी ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर वही है। मतलब पूरी दुनिया के जितना भी पब्लिकेशन का बिजनेस है, चाहे किताबें हों चाहे शोध पत्रिकाएं हों, उस सबको गवर्न करती है ये COPE कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। तो वो जो कमेटी ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स में यदि एक बार किसी शोध पत्रिका पब्लिशर की रेपुटेशन कम हो जाती है तो उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, धीरे धीरे सब पर उसका प्रश्न चिन्ह बना रहता है। तो जनरली ये देखा गया है कि जितने भी पब्लिकेशन हाउसेज हैं वो बिल्कुल हृदयहीन हो जाते हैं जब उनके पास कोई इस तरीके की कंप्लेंट आती है। वो मतलब सीधा उनको लगेगा कि एकदम गर्दन काट दो आदमी की, अगर कंप्लेंट आई है तो, जिससे कि उनकी जो रेपुटेशन है उस पर किसी भी उनकी साख पर कोई मतलब आँच ना आ पाए।
फिर जो वो एक्शन लेते हैं उनकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है कि वो आपका जो एम्प्लॉयर है, जिस भी लेखक के खिलाफ ये कंप्लेंट आई थी उसके एम्प्लॉयर को भी वो सूचित करते हैं, और वो उसके पीछे तब तक पड़े रहते हैं जब तक कि एम्प्लॉयर उनको सेटिस्फाइंग जवाब ना दे दे कि हमने इसके खिलाफ ये एक्शन लिया है। क्योंकि वो जो गर्दन काटने वाली बात मैं कह रहा हूँ, वो तो केवल इतनी गर्दन काटेगा आपकी कि आपके पेपर को रिट्रैक्ट कर देगा, अपने जर्नल से आपके पेपर को रिट्रैक्ट कर देगा। तो वो उस पेपर के ऊपर एक वाटर मार्क के फॉर्म में एक मैसेज आ जाता है कि दिस पेपर इज रिट्रैक्टेड बाय द एडिटर इन चीफ बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट, बिकॉज ऑफ एब्यूज ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी एंड सो ऑन। और वो पेपर बना भी रहेगा ऑनलाइन, और वो परमानेंट आपके ऊपर एक जैसे महर्षि दयानंद ने बताया था ना, वो एक नकटा संप्रदाय वाली बात की, आपकी नाक काट दी और वो आप फिर भी हमेशा बने रहते हो, तो वो आपकी नाक काट कर आपको हर समय खड़ा रखेंगे कि आपकी हमेशा बेइज्जती होती रहे। लेकिन अब आपको क्या फर्क पड़ता, हो गई बेइज्जती, मैं तो यहाँ प्रोफेसर हूँ तो हूँ, तो हाँ, तो वो फिर आपके एम्प्लॉयर के पीछे भी पड़े रहेंगे कि वो जब तक एम्प्लॉयर ये ना कह दे कि भाई मैंने इसका एक इंक्रीमेंट माइनस कर दिया, या मैंने इनका एक डिमोशन कर दिया, या मैंने इनको 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया कि इनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद नहीं दिया जाएगा, जब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हो जाएगा तो अच्छे पब्लिशर्स जो हैं वो आपके एम्प्लॉयर के पीछे पड़े रहेंगे। तो आपकी ये जो क्लीन चिट वाली जो कहानी है ये कुछ समय तक तो चलती है लेकिन परमानेंट नहीं चल पाएगी। लेकिन इसमें बहुत सारे देखे गए हैं, बीसी तरीके पूरा आ गया है 80%, लेकिन वो बचा देते हैं, वो इसे चलता रहता है, वो रिटायर हो जाते हैं, घर चले जाते हैं। वो अच्छा, एक चीज़ और, एक केयर लिस्ट की जो बात है, केयर लिस्ट में अभी देखिए जो प्रमोशन होते हैं, आईटी तैयारी में तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी जगह क्या है, जो सिलेक्शन कमेटी बनती है वो जिसको भी नंबर दे दिया मान लिया, उसको कोई चैलेंज नहीं करता है। अभी भी हो रहा है ऐसा। देखिए ऐसा है भाई साहब कि हमारा देश जो है इतनी ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ है, और हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो इतना वाइड है कि उसी स्पेक्ट्रम पे एक कोने में कोई लालाजी भी कॉलेज चला रहे होंगे, और उसी स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की दिल्ली, ये सब संस्थाएं भी हैं। तो इनके आपस में जो कंपेयर करना बड़ा मुश्किल होगा कि हम एक ही डंडे से सबको हाँक सकें। अब कोशिश यही रहनी चाहिए कि भाई जो एक्सीलेंस की तरफ जाना है तो क्या ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट किया जाए। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जो बिना शोध पत्र के ही प्रोफेसर बन गए हों, तो उसका भी कोई उपाय नहीं है। अब जो है सो है, देश की जो सच्चाई है, लेकिन हम कैसे आगे बढ़े बस वही देखने वाली बात है, और उसी के लिए सब इतना रिफ्रेशर कोर्स और ये सब करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो अगर हम ये कोर्स ना भी करें तो किसी की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। भैया सब अपना अपना आराम करें, मैं अपने रुड़की में आराम कर रहा हूँ, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए तो हैं कुछ कि भाई कुछ और एक्सीलेंस की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। तो हमारा तो मानव स्वभाव ही यही है, और योग भी यही बता रहा है कि भाई आप श्रेष्ठ बनो, लगातार श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते रहो, और उसी की कोशिश के लिए सब प्रयास चल रहा है। एक लास्ट था सर, अगर सर हमने अपनी पीएचडी थीसिस ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट कर दी है और उस पीएचडी थीसिस से हम बुक पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो भी क्या प्लेजरिज्म है? उसके 2 स्टेप हैं कि आपकी पीएचडी थीसिस का कॉपीराइट किसके पास है। ज़्यादातर पीएचडी थीसिस का कॉपीराइट आपके विश्वविद्यालय के पास होता है, ज़्यादातर जगह मेरे ख्याल से 99% तो विश्वविद्यालय के पास ही होता है, छात्र के पास नहीं होता है। तो यदि विश्वविद्यालय के पास आपकी पीएचडी थीसिस का कॉपीराइट है, और यदि आपको अपनी थीसिस को बुक की फॉर्म में पब्लिश करना है, तो आपको विश्वविद्यालय को पहले तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि इसका कॉपीराइट मुझे ट्रांसफ़र करा जाए। तो विश्वविद्यालय की कोई जो भी नियमावली होगी उसके अंतर्गत आपका कॉपीराइट पहले आपको दिया जाएगा, और फिर आप उसको पुस्तक की फॉर्म में छाप सकते हैं। यदि आपने बिना कॉपीराइट ट्रांसफ़र करवाए पुस्तक छाप ली तो विश्वविद्यालय ना करे अलग बात है, लेकिन जिस भी दिन चाहेगा विश्वविद्यालय आपको कोर्ट में घसीट सकता है। थैंक यू सर। जी, थीसिस कर रहा है, उसने ऑक्सफोर्ड जैसे पब्लिकेशन से पहले से बात कर ली, ऑन द पेपर वो काम भी कर लिया, थीसिस तो उसने यूनिवर्सिटी में बाद में सबमिट कर ली, पहले उन्हीं को दे दिया। उन्होंने डेट जब यूनिवर्सिटी ने दिया थीसिस को कंप्लीट होने के सबमिशन के पहले की डेट में ऑक्सफोर्ड ने छाप दिया। कल को कोर्ट में गई बात, उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो पहले से था। नहीं तो विश्वविद्यालय तो आपकी थीसिस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जब आपकी बुक छप गई है, नहीं तो
विद्यालय तो प्रमाण पत्र लिखवा रहा है ना कि ये मेरा मौलिक कार्य है और इसको कहीं भी नहीं छापा गया है, तो आपका वो प्रमाण पत्र ही झूठा हो गया। तो वो तो आपको विश्वविद्यालय को कहीं कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, विश्वविद्यालय तो सीधा आपकी वो लेकर एकेडमिक काउंसिल पे जाएगा और डिग्री कैंसिल, खत्म। विश्वविद्यालय को कोर्ट क्यों जाएगा? विश्वविद्यालय तो कोर्ट तब जाएगा जब रुपए पैसे का मामला आता है बस। बाकी तो विश्वविद्यालय के पास सारे अधिकार हैं, जब चाहे वो आपकी डिग्री कैंसिल कर देगा। अच्छा, इसके बाद एक दो विषय और हैं। जो लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस करते हैं उनके लिए डेटा कीपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, एथिक्स के दायरे में आता है। जब हम अपने रिसर्च पेपर्स कहीं सबमिट करते हैं तो जनरली हम रॉ डेटा रिसर्च पेपर में नहीं देते हैं। और इवन जैसे आप में से बहुत सारे लोग योग में रिसर्च कर रहे होंगे, तो योग में भी आपके पास बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा होता होगा कि हमने इतने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया। तो वो जो डेटा है उस डेटा को भी बहुत संभाल के रखना चाहिए। एक ये अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि कई बार जो रिव्यूअर्स होते हैं वो आपसे आपका रॉ डेटा शेयर करने की भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम कई बार इतने टॉल क्लेम्स कर देते हैं कि उनको लगता है कि ये आपने एक्चुअल में रिसर्च किया भी है कि नहीं किया है। तो इसलिए प्रॉपर डेटा कीपिंग इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ ए गुड रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स। तो हम सब लोग अपने पास एक अच्छा फोल्डर्स बनाकर कि ये मेरा रिसर्च पेपर 1, इसमें मैंने जो भी डेटा दिया था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं कह रहा हूँ ना, ये समस्याएं तुरंत नहीं आती हैं, बहुत बाद में आती हैं। तो वो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद भी आपको परेशान कर सकती हैं। और इसलिए उन जितने भी आपने रिसर्च पेपर्स छापे हैं उन सबके रॉ डाटा को बनाकर भी अपने पास अलग अलग फोल्डर्स में संभाल के कंप्यूटर में रखें कि इस पेपर में ये डेटा उपयोग किया था और इसके आधार पर ये रिजल्ट्स आए थे। तो एक चीज़ ये। दूसरा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अध्यापक भी हैं और इवन जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी, जब आप रिसर्च पेपर छापना शुरू करते हैं तो आपके पास रिसर्च पेपर रिव्यू होने भी आने लगते हैं। आपके पास, चूंकि आप उन जर्नल्स के डेटाबेस में एंटर कर गए, तो आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपके पास रिसर्च पेपर आने शुरू हो जाते हैं। अब ये भी एक टेम्पटिंग चीज़ है, ये भी एक लालच की चीज़ है। जब दूसरे का रिसर्च पेपर आपके पास मूल्यांकन के लिए आया हुआ है, बहुत आसान तरीका है कि उसका शोध पत्र रिजेक्ट कर दो और उसका पूरा आइडिया चुरा लो और उसका थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस करो और अपने नाम से उसको छपवा दो। और यदि आपने ऐसा किया तो भी आप पकड़ में आ जाओगे। तो इसलिए इस लालच को भी कभी मत लाइए कि यदि कोई, और इसमें केवल शोध पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैडम पुनिया जी बैठी हैं, इनको कई बार आइडिया भी होगा इस बात का कि जब डीएसटी लेवल संस्थाओं में, यूजीसी में, आईसीएसएसआर में जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस होते हैं फंडिंग के लिए, वहाँ पर जो रिव्यू कमेटी के लोग होते हैं वो आपका प्रेजेंटेशन देखकर उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई ये इसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है, ये फंडिंग नहीं हो सकती। और वही आइडिया अपने यूनिवर्सिटी में जाकर अपने किसी स्कॉलर को कहा कि तू इसमें प्रोजेक्ट भर दे, मैं वहाँ का मेंबर हूँ और मैं तुझे फंडिंग दिलवा दूंगा। तो ये सब चीज़ें जो है अनएथिकल चीज़ें खूब होती हैं देश भर में। तो लेकिन फिर वही बात है कि जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं उन सब के नाम भी लोगों को पता लग जाते हैं कि कौन लोग ये सब गुणा भाग में लगे रहते हैं। तो धीरे धीरे उनकी जो एकेडमिक रेपुटेशन है वो भी हम सबको पता लग जाती है कि कौन सा सुपरवाइज़र पैसे लेकर पीएचडी करवाता है, कौन सा कुछ दान दक्षिणा में ज़्यादा विश्वास करता है। सो सबके बारे में सबको कच्चा चिट्ठा पता रहता है सबका। तो भले ही हम बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएं, लेकिन सबकी जन्म कुंडली सबके पास रहती है। तो वो जन्म कुंडली का ध्यान बहुत रखना जरूरी है कि हम सही तरीके से एथिकल रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये जो रिव्यू में टेम्पटेशन होता है इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा जो एथिक्स से जुड़े रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके इंटरेस्ट की हो सकती है कि जब हम रिसर्च पेपर्स छापते हैं, लिखते हैं, तो उसका तो सीधा सीधा बेनिफिट मुझे अपने बायोडाटा में मिल जाता है कि मैं अपने बायोडाटा में लिखता हूँ कि मेरे कितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं। लेकिन जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ पेपर्स, उसका क्या लाभ है, वो उसमें मैं क्यों समय लगा रहा हूँ। तो अब कुछ एजेंसीज ऐसी प्रारंभ हुई हैं जिसमें से एक का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पबलॉन, PUBLON, पबलॉन।
आप लोग जो भी यहाँ पर रिसर्चर्स बैठे हुए हैं अपने अकाउंट्स पबलॉन में भी बना लें, PUBLON। अब पबलॉन एक ऐसी एजेंसी है जिसमें आप जो भी रिव्यू कर रहे हैं पेपर्स उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, और आप साल भर में कितने पेपर रिव्यू कर रहे हैं, और उसके बाद वो यहाँ तक आपका रिकॉर्ड रखते हैं कि आपने पेपर रिव्यू किया तो उसका उत्तर केवल आपने लिखा कि छापने योग्य है, छापने योग्य नहीं है, केवल 2 शब्दों में लिख दिया, या आपने उसका अच्छा कुछ लंबा चौड़ा कमेंट लिख के दिया, 1 पैरा लिख के दिया, 1 पेज लिख के दिया। उसके आधार पर आपका एज ए रिव्यूअर भी लगातार मूल्यांकन होता रहता है। और बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं, अच्छे जर्नल्स अब, जो आपको रिव्यूअर अवार्ड्स भी देते हैं, और वो जो रिव्यूअर अवार्ड्स है वो आपके बायोडेटा में आपके लिए काम आ सकते हैं कि हम ना केवल मूल्यांकन करता है बट हम बहुत अच्छे मूल्यांकन करता है, हम बहुत अच्छे रिव्यूअर्स हैं। तो रिव्यूअर को भी अब इस तरीके से एकेडमिक इंसेंटिव्स मिलने प्रारंभ हो गए हैं। तो रिव्यू काम करें, और रिव्यू काम को भी हम अगर अच्छी ईमानदारी से करेंगे तो उसका भी लाभ इनडायरेक्टली हमको मिल जाता है। और उसका एक और लाभ होता है, अब जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे शोध पत्र छापने का मुझको अब उतना लालच नहीं रहा। लगभग इस समय 150 के आसपास शोध पत्र छप चुके हैं, तो अब कोई वो लालच नहीं है। अब लालच किस बात का है कि जो अच्छे जर्नल्स हैं उनका एडिटर बन जाऊं मैं। अब उनका एडिटर बनने का लालच कैसे पूरा होगा कि जब मैं उनके पेपर्स को रिव्यू करूंगा और वो रिव्यू ऐसा होगा कि वो रिव्यू प्रामाणिक माना जाएगा कि भाई अगर इनका रिव्यू ऐसा आया है तो इस पेपर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो लगातार मेरे रिव्यूज जब अच्छे लेवल के होते चले जाएंगे तो मेरी प्रतिष्ठा ऐसी बनेगी कि पब्लिशर कहेगा कि भाई अब अगले राउंड में इनको एडिटर बना दिया जाए इस जर्नल का। तो रिव्यू, और अगर आप किसी अच्छे श्रेष्ठ जर्नल के एडिटर लेवल तक पहुंचते हैं तो उसकी भी एकेडमिक वर्ल्ड में एक बहुत अधिक मान प्रतिष्ठा होती है, वो भी किसी प्रोफेसरशिप से कम नहीं है वो मेरे हिसाब से। तो जब हम अच्छा रिव्यू करते हैं तो उसका लाभ इस तरीके से आपको मिलता रहेगा लगातार। एक और बात है रिट्रैक्शन की बात, चूंकि भाई साहब ने पूछा था तो थोड़ा बहुत उसी समय आ गई थी। रिट्रैक्शन मैंने जैसे बताया कि बहुत खतरनाक चीज़ है। एकेडमिक एथिक्स ना फॉलो करने का जो सबसे बुरा नतीजा हो सकता है वो रिट्रैक्शन ही हो सकता है। और जितनी भी कहानी हम इतनी देर से कर रहे हैं वो रिट्रैक्शन से बचने के लिए कर रहे हैं कि रिट्रैक्शन ना हो हमारे किसी भी पेपर का। अगर आप साइंस डायरेक्ट स्कोपस में जाएं और उसमें अगर सिंपली ऐसे ही टाइप कर दें लिस्ट ऑफ इंडियन रिट्रैक्टेड पेपर्स, आपको करीब 7-7.5 हज़ार पेपर्स उसमें दिख जाएंगे जो रिट्रैक्टेड पेपर्स हैं, 7-7.5 हज़ार पेपर्स हैं। और अब वो परमानेंट है वहाँ पर। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपके पेपर को रिट्रैक्ट किया जा रहा है तो जर्नल जो है वो इमीडिएटली आपके एम्प्लॉयर को भी इन्फॉर्म करता है। मेरा सबमिशन इसमें यह है कि यदि ऐसी घटना हो रही है तो उससे जर्नल आपके एम्प्लॉयर को बताए, इससे पहले आप स्वयं अपने एम्प्लॉयर को बता दें कि मेरा ऐसे ऐसे कोई पेपर था, इसमें दुर्घटनावश कुछ सिमिलरिटी का इशू आया या कोई भी एथिकल इशू आया और उसकी वजह से ये पेपर रिट्रैक्ट हो रहा है, ये मैं आपकी नॉलेज में लेकर आना चाहता हूँ। उससे आपका एम्प्लॉयर कम से कम आपके प्रति कुछ सहानुभूति रख सकेगा। यदि वो उसको थर्ड सोर्स से बाहर से पता लगेगा जर्नल से और आपने उसको नहीं बताया, आपने सोचा कि चलो छुपा दो बात को, तो उसका नतीजा शायद और गंभीर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर गलती हो गई, कई बार हो सकती है गलती, ऐसा बात नहीं है कि कई बार अनइंटेंशनल गलती भी हो जाती है कि हमको ये लगा, कई बार ऐसा हो जाता है। मैं आपको जैसे एक उदाहरण के तौर पे गलती बताऊं, कल कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है पतंजलि विश्वविद्यालय में, उसमें मैंने अपना एक शोध पत्र प्रस्तुत किया और बढ़िया तालियां वालियां बजी, काम खत्म हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि अच्छा उस शोध पत्र में मेरा पेपर में बहुत लोगों ने ताली बजाई थी, तो अब चलो इस शोध पत्र को मैं किसी अच्छे जर्नल में भी छाप दूं। तो आपने उसको अच्छे किसी जर्नल में छाप दिया। ये घटना हुई 2022 जुलाई में कॉन्फ्रेंस थी, आपने 2022 दिसंबर में उसको किसी शोध पत्र में जर्नल में छाप दिया।
पतंजलि विश्वविद्यालय को भी 2 साल के बाद याद आया कि अच्छा भाई, हमने जुलाई 2022 में कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बहुत अच्छे पेपर्स आए थे, लो उसकी एक प्रोसीडिंग छाप देते हैं बढ़िया सी। अब 2024 में उन्होंने उसकी प्रोसीडिंग छाप दी, अब फंस गए आप। आपका पेपर छप चुका है 2023 में या 2022 दिसंबर में, 2024 में पतंजलि विश्वविद्यालय ने भी अपनी एक प्रोसीडिंग छाप दी उसी आपके पेपर को लेकर। अब 2025 में किसी ने पकड़ लिया आपको कि भाई आपके 2 पेपर्स तो एक जैसे ही हैं, बिल्कुल ये सिमिलरिटी वाले हैं। तो ये जो गलती है, अब इसका दंड तो आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन ये अनइंटेंशनल गलती है, ये अनइंटेंशनल गलती है। अब इसके जो रिव्यू प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबकी बुद्धि के ऊपर है। वो ये मान लें आपकी बात कि भाई अनइंटेंशनल गलती है तो उसकी आपको सज़ा कम मिले, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो प्लेजियरिज्म है या सिमिलरिटी है वो जानबूझ के ही किया जा रहा है। कभी कभी हमसे गलती में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो लेकिन अगर हमें ये बात क्लियर है, तो जब मैं पतंजलि विश्वविद्यालय में, अब उससे बचा कैसे जाए, तो जब मैंने कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रस्तुत किया, उसी समय मैं उनसे कह दूं कि साहब मैंने इसका कॉपीराइट आपको नहीं दिया है, बस पेपर प्रेजेंट किया है, मैं इसको छपवाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो जिससे कि पतंजलि विश्वविद्यालय कभी भी उसके बारे में सोचेगा जब छापने की प्रोसीडिंग की, आपका पेपर उससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इससे आप सेफ रहेंगे हमेशा। उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं, जब पेपर हम प्रस्तुत कर रहे हैं उस समय तो हर फॉर्म को हम साइन करते चले जाते हैं और बाद में उसका नुकसान हमें इस तरीके से हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनका आप ध्यान रखेंगे तो, और बहुत सारी चीज़ें तो अनुभव के साथ आ जाती हैं, और सही क्या है गलत क्या है ये सब हमको वैसे अपने मन में पता रहता है। केवल ये सब बातें तो जो हमने की हैं ये घुमाने फिराने वाली बातें हैं। आपको सबको पता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई पब्लिकेशन हम लोग कर दें, डेटाबेस हम लोग अपना पब्लिकेशन में हम लोग मेंशन कर दें, उस डेटाबेस को हम लोग किसी रिसर्च डॉक्यूमेंट या रिसर्च पॉलिसी में सेंड कर सकते हैं? फिर उसका एक ही सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्रॉस साइट कर दें हर चीज़ को, अच्छा, जिससे कि आपका जो सिमिलरिटी वाला इशू है वो आसानी से हैंडल हो जाएगा यदि आप उसके दोनों जगह उसको प्रॉपरली साइट कर रहे हैं। जब हम उसको साइट नहीं करें, चाहे मेरा खुद का ही काम क्यों ना हो जी, अगर मेरा खुद का ही काम है तो भी उसका दंड उतना ही है जितना दूसरे के काम को लेने का दंड है। तो इसलिए साइटेशन ही उसका एक सबसे सरल उपाय है। यदि मैंने डेटाबेस को अपने एक रिसर्च पेपर में यूज़ किया है और उसको मैं दूसरी जगह पॉलिसी डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहता हूँ, तो अब आपका चूंकि रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है तो ये रिसर्च पेपर को साइट कर दे उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। राइट, थैंक यू। सर इसमें ये एक डाउट हो रहा है जी, एक पब्लिकेशन सपोज हो चुका है किसी डिवाइसेस पे, टेक्निकली मैं बात करूँ कंप्यूटर या AI के साथ में कोई डिवाइस थी, उस पर पेपर पब्लिश हो जाए, क्या वो डिवाइस को एज ए पेटेंट भी करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप पेटेंट कर लें पहले फिर पब्लिश कर लें। और पेटेंट करने का भी मतलब ये नहीं कि पेटेंट ग्रांट होने की जरूरत है। आप पेटेंट की एप्लीकेशन दे दें, जैसे ही आपका पेटेंट का एप्लीकेशन नंबर आएगा आपको अगले दिन आप पब्लिकेशन कर दें। लेकिन अगर आपने पब्लिकेशन पहले कर दिया तो आपका नॉवेल्टी का जो क्लेम है वो पेटेंट में खत्म हो जाएगा, पेटेंट नहीं मिल पाएगा। हो रहा है सर, एक आम प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ जो पेपर पब्लिश कर दें। 5 साल पहले सर कोई पेपर पब्लिश हुआ, उस समय वो पेपर यूजीसी के जिस जर्नल में यूजीसी के लिस्ट में था जर्नल, लेकिन आज की डेट में क्या रहा हुआ वो जर्नल जो है यूजीसी के लिस्ट से बाहर हो गया। तो क्या हमारे पेपर की वैल्यू बनी रहेगी उस केस में सर? नहीं रहेगा। Sir, what is the I-10 factor? I have heard, being a researcher, I want to know what is I plus 10 factor and H index. Like देखिए I-10 तो बहुत सिंपल है। I-10 तो बहुत सिंपल है। आपके पेपर के यदि 10 साइटेशंस हो जाते हैं तो वो मतलब कितने साइटेशन है ये बता रहा है। तो जो पेपर के 10-10 साइटेशन होते चले जाते हैं उतना आपका I-10 स्कोर बनता चला जाता है। तो यदि आपके मान लीजिए 100 पेपर्स हैं, उन 100 पेपर्स में से 80 पेपर्स ऐसे हैं जिनके 10 या 10 से अधिक साइटेशन है, तो आपका I-10 स्कोर 80 हो जाएगा। लेकिन H फैक्टर थोड़ा अलग है इससे। H फैक्टर ये होता है कि आपके कितने पेपर्स के कितने साइटेशंस हैं। मतलब H इज ए नंबर दैट
at least h number of papers are having h number of citations. H number of papers are having h number of citations. So what is that highest number? That is your h index. तो इसका मतलब ये है, अब इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि यदि मैंने 10 पेपर्स छापे हैं, मेरे पहले पेपर का साइटेशन है 100, दूसरे पेपर का साइटेशन है 50 और तीसरे पेपर का साइटेशन है 10 और चौथे पेपर का साइटेशन है 2। अब मेरा एच इंडेक्स जो है वो 3 रहेगा, क्योंकि 3 वो नंबर है जो कि 3 पेपर ऐसे हैं मेरे जिनका साइटेशन 3 से ज्यादा है, एक का 100 है, एक का 50 है, एक का 40 है या 10 है। अब यदि एक ही पेपर के साइटेशंस बढ़ते चले जाएं तो उससे एच इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एच इंडेक्स ये बताता है कि आपके सारे पेपर्स समान रूप से अच्छे हैं। जब आपके सारे पेपर्स साइट हो रहे हैं तब आपका एच इंडेक्स बढ़ता है धीरे धीरे। यदि आपके कुछ ही पेपर्स बहुत अच्छे हैं, जब तक आप पूज्य स्वामी जी के चरणों में रहे तब तक आपने बहुत अच्छा शोध किया, जितने दिनों तक पतंजलि में रहे, तो वो 4 पेपर जो यहाँ पे छापे उनके तो साइटेशन हजार पहुंच गए, और इसके बाद आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज में चले गए, वहाँ फिर आप छात्र राजनीति और शिक्षक राजनीति में उलझ गए, फिर आपने कुछ नहीं किया या फिर दूसरों के उस पर चल रहा है काम, फिर वो आपका एच इंडेक्स जिंदगी भर 4 ही बना रह जाएगा। चाहे एक एक पेपर के हजार साइटेशंस भी क्यों ना हो, तब भी वो एच इंडेक्स 4 ही बना रह जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा अपना जो एच इंडेक्स है वो इस समय 26 है। तो 26 पेपर्स ऐसे हैं, अब इसमें से, अब देखिए इसमें जो बात है कि 26 में से मेरे 2 पेपर ऐसे हैं जिनके साइटेशन 200 से ज़्यादा हैं, और मेरे 7 पेपर्स ऐसे हैं जिनके साइटेशन 100 से ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बाद नंबर एकदम गिरा और 26 एक ऐसा संख्या है जो मेरे 26 पेपर के साइटेशन कम से कम 26 या उससे अधिक है। उसके बाद अब अगला पेपर है जिसके किसी के 24 हैं, किसी के 23 हैं, किसी के 22 हैं। तो अब मेरा एच इंडेक्स तभी ऊपर बढ़ेगा जब इन पेपर्स जो नीचे वाले 24-25 के आसपास है, ये 27 के आसपास जब पहुंचेंगे तब जाके मेरा एच इंडेक्स 1 नंबर बढ़ेगा। जिनके साइटेशन ऑलरेडी 100-200 के आसपास है, उनके साइटेशंस बढ़ते जाने से मेरे एच इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ओपन एक्सेस क्यों देख रहे हैं? आप तो सब्सक्रिप्शन वाले जर्नल्स देखिए, तो वो उसमें वो ऑप्शन आता है, जब जर्नल फाइंडर में आप जाते हैं तो अगर आपने ओपन एक्सेस को क्लिक कर दिया है तो फिर वो पैसे वाले जर्नल्स आ जाएंगे। तो आप ओपन एक्सेस को मत क्लिक कीजिए, आप अपना जो रूटीन सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स है उन्हीं को क्लिक कीजिए, तो फिर वो पैसे वाले जर्नल नहीं आएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, करना ही चाहिए। नहीं, ओपन एक्सेस अगर आपके पास मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, आपको कहीं से कुछ सपोर्ट मिल सकता है, हो सकता है आपके विश्वविद्यालय की पॉलिसी हो कि भाई हम एक रिसर्च पेपर के लिए आपको फंडिंग दे सकते हैं, मान लीजिए, तो फिर आप ओपन एक्सेस भी ले सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? जी सर, वैसे तो आपने सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दी हैं। मैं थोड़ा सा, बस सभी लोग शायद जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अगर प्रकाश डालें कि हम एक अच्छा रिव्यू पेपर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना सारा मैटर होता है कि कैसे हम उसको एक मतलब ऐसे करें कि वो पब्लिश भी हो अच्छे से रिव्यू पेपर। उस पर सर थोड़ा सा 5 मिनट बताएं। वैसे तो इसमें सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र बहुत कुछ वेरी करता है कि रिव्यू पेपर कैसे अच्छा लिखा जाए। बहुत सारे सुपरवाइज़र्स का ये मानना है कि जब हम अपना पीएचडी का काम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें रिव्यू पेपर से ही काम प्रारंभ करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि शायद इस उम्र में भी, जब मैं इतने पेपर छाप चुका हूँ, बीएस पीएचडी मेरे अंडर में अवार्ड हो चुके हैं, एक रिव्यू पेपर लिखने के लिए मुझे बहुत अधिक समग्र नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो एक अच्छा रिव्यू पेपर तो आप बहुत एक्सपीरियंस के आधार पर लिख सकते हैं कि आपको सब चीज़ों को जोड़ने की कला आनी चाहिए। तो वो तो एक उसकी बेसिक प्रेमाइस है जहाँ से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। अब यदि एक स्कॉलर के रूप में मुझे रिव्यू पेपर लिखना है तो उसके लिए जो तरीका है, एक एक्सेल फाइल बनाइए
उस एक्सेल फाइल में आप सबसे पहले तो एक मेथोडोलॉजी फिक्स करें कि मैं रिव्यू कैसे कर रहा हूं। तो आपको एक टाइम पीरियड निर्धारित करना चाहिए कि मैं 2000 से लेकर 2020 तक के जो पेपर पब्लिश हुए हैं केवल उनका रिव्यू कर रहा हूं। आप सारे दुनिया का रिव्यू नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को लिमिट कीजिए कि मैं 20 साल का रिव्यू करने जा रहा हूं। फिर मैं किन डेटाबेसेस को सर्च करने जाता हूं कि मैं केवल स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, ये दो ही डेटाबेस को सर्च करूंगा। मे बी IEEE ऑल्सो, जैसे निर्विकार जी ने कहा AI के बारे में बात कर रहे थे, तो IEEE भी जोड़ सकते हैं इसमें। तो हम अपने डेटाबेस को निर्धारित करेंगे। फिर तीसरा हम निर्धारित करेंगे कि हम क्या कीवर्ड्स यूज करने जा रहे हैं सर्च करने के लिए, कि मैं ये कीवर्ड्स यूज करूंगा, उसके माध्यम से जितने भी पेपर्स आएंगे वो हम डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वो मान लीजिए 500 पेपर्स आ गए, इस तरीके से सर्च करते करते। अब 500 पेपर्स को पढ़ना असंभव है, तो उसके बाद हम सबसे पहले तो टाइटल स्कैन करते हैं कि उस 500 में से 250 पेपर्स गायब हो जाएंगे टाइटल स्कैन करने से, कि भाई वो लगता है हमारे काम के नहीं है, आ गए सर्च में लेकिन हमारे काम के नहीं है, इसलिए उनको एलिमिनेट कर दिया हमने अपने फर्दर प्रोसेसिंग से। अब उस 250 के हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से फिर हमारे करीब 100 पेपर गायब हो जाएंगे कि जो हमारे काम के नहीं होंगे। तो अब रह गए हमारे पास 100-125 पेपर्स। अब इन 100-125 पेपर्स के लिए हमें वो एक्सेल फाइल बनानी पड़ेगी कि उस एक्सेल फाइल में आप कुछ हेडिंग्स बना लीजिए। नंबर 1 जर्नल का टाइटल, उसके बाद पेपर का टाइटल, ऑथर्स किस कंट्री से जुड़े हुए हैं, किस ईयर में पब्लिश हुआ है वो, उसने किस टूल्स को यूज़ किया है उस पेपर में, क्या उसकी मेजर फाइंडिंग्स हैं और क्या उसकी मेजर लिमिटेशंस है। तो जब आप इन 100-125 पेपर्स को इस तरीके से एक एक्सेल फाइल में अरेंज कर लेते हैं, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली फिर उसमें से क्लबिंग होनी शुरू हो जाएगी कि कुछ पेपर्स एक जैसी बात कर रहे होंगे, कुछ पेपर्स टूल्स में सिमिलर होंगे, कुछ पेपर्स लिमिटेशंस में सिमिलर होंगे, कुछ पेपर्स फाइंडिंग्स में सिमिलर होंगे। उन पेपर्स को उस तरीके से आप ग्रुपिंग करते चले जाएंगे। तो रिव्यू पेपर लिखने के लिए इतना सारा होमवर्क करना पहले जरूरी है, और उसके बाद उस पूरी जो आपने ये मैकेनिकल एक्सरसाइज की, उस मैकेनिकल एक्सरसाइज को फिर अपनी मेधा लगाते हुए उनको कैसे जोड़ना है, एक अच्छा रिव्यू पेपर बन जाता है। जी बैठे हुए हैं आपको मिलेगा ही प्रेशर में। Namaste sir. I just want to ask about how much we can quote. For example, why I'm asking this, if I'm writing a paper on a specific topic related to Sanskrit studies or a philosophical topic, then, and also I'm comparing it with other philosophical schools. So I need to quote a lot of things to support my argument. So in that case, like how much we can quote? You see, you can quote full para also if you are putting that para under parenthesis. But if it is not possible to put something under parenthesis, it is generally accepted that 20 words can be quoted as it is from some other text to your text. That is generally accepted norm. So, this is for one quote or like all put together? No, one quote I am saying. One quote of 20 words can be taken as it is. So, for review research paper, as you have mentioned that we should fix up the time period, that during this period these research papers we are going to review or refer. So is there any minimum or maximum time period limit? Generally, maximum should be not more than 30 years. Okay. And minimum not less than 20 years. Okay. Because review doesn't mean simply review. Review also expects that you also need to extrapolate for the future. So unless until you can tell that what will be the future direction of this particular area, review paper has no meaning. So you need some past information, and based on the past information you are projecting the trends that this will be the future direction. So you need at least 20 years of data. Okay. And if you take more than 30 years of data, it becomes sometime redundant. Yeah. Thank you, sir.